बोल आदित्य, क्या प्रॉब्लम है? सर नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे कैपिटल रिडेम्पशनिज्म में प्रॉब्लम आ रही है। उसका कोई एप्लीकेशन तो है नहीं हमारे यहाँ, कोई यूज तो है नहीं उसका। क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें मतलब? सर मीनिंग नहीं आया सर में जो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था कल। मीनिंग भी उसमें बताया कि जब हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, यानी उनका पैसा वापस करते हैं, तो वापस करने से पहले ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि हमें एक अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एक अलग से स्पेसिफाइड रिजर्व में डालना पड़ेगा। उस स्पेसिफाइड रिजर्व का नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यानी कि जब प्रॉफिट का और रिजर्व्स का या नॉर्मल जीआर का कुछ पैसा इसके अंदर ट्रांसफर होगा, उसके बाद ही हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर पाएंगे। वैसे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना हमारे कोर्स में नहीं है। हाँ, तो इसमें बस इतना ही जानना जरूरी है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए इसे बनाना कंपलसरी है। बस इसका मीनिंग, इसका यूज हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। जी सर। ठीक है। और सर और नहीं, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई टॉपिक? ठीक है। अब जो बैलेंस शीट मैंने आपको समझाई है, उस बैलेंस शीट के बेस पर बैलेंस शीट के सारे पॉइंट्स मैंने उस लेक्चर में कवर किए थे, जो मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था। मैं आपको एक बात बिल्कुल जनरल बोल दूं, जो हमने थर्ड बुक स्टार्ट की है बेटा, थर्ड बुक में चैप्टर 1 जिनका स्ट्रॉन्ग है, चैप्टर 1 जिनका स्ट्रॉन्ग है, वो ही पूरी थर्ड बुक का चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 कर पाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज है, चैप्टर 1 का यूज है। और चैप्टर 1 कैसे करेंगे? चैप्टर 1 का मैंने आपको कल प्रोसेस स्टार्ट करा दिया था। मैं पहले फॉर्मेट बता रहा हूं, फॉर्मेट के बाद मैं डिटेलिंग दे रहा हूं, डिटेल दे रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद मैं इलस्ट्रेशंस दे रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। इस सीरीज में आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप चैप्टर 1 बहुत आराम से कर लेंगे। चैप्टर 1 कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, 2-3 दिन का ही चैप्टर है सिर्फ। अगर आपने ढील बरत दी, जो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा हूं वो मेन चीज है। हर लेक्चर आपको 2 से 3 बार देखना ही देखना है। वो लेक्चर होगा, उसके बाद फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट के बाद डिटेल होगी, हेड्स होंगे, सब हेड्स होंगे, उसकी डिटेलिंग होगी, अच्छे से आपको करनी है, लिख लिख के भी याद करनी है, तैयार करनी है। उसके बाद आप उसके इलस्ट्रेशंस ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगा। ठीक। अगर आपने कहा चलो आज तो देखा नहीं, कल इकट्ठे देख लेंगे, तो बेटा कल इकट्ठे देखोगे तो आपका बेस कमजोर ही रह जाएगा, क्योंकि जो और बच्चे प्रॉब्लम पूछ रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आएगी वो उन्होंने पूछा क्या, सीआरआर कौन से हेड में था, कौन से सब हेड में था, कुछ पता ही नहीं आपको। तो हर बात को थोड़ा सीरियस लिया करो, नहीं तो आपकी कंडीशन एग्जाम में सीरियस हो जाएगी। फिर आपको विकास सर बहुत गंदे लगेंगे, ऑलरेडी भी गंदे लगते हैं आपको, तो इसलिए आपको दिक्कत आने वाली है। फिर कम से कम अपना बुरा तो ना करो आप। जो कह दिया उस काम को करना है। काम का बर्डन अगर ज्यादा लगे तो मुझे रिक्वेस्ट करो, मैं एक दिन की छुट्टी कर दूंगा कभी भी, अगर आपको कभी भी बर्डन लगे। ठीक है ना, मैं छुट्टी करना चाहता हूं ना मैं बर्डन देना चाहता हूं किसी को। तो इलस्ट्रेशंस आपको बताऊं मैं कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। वी शुड स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम एस सी शर्मा बुक। इलस्ट्रेशन नंबर हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए मेरे बच्चे 10 से। हमें इलस्ट्रेशन 10 से स्टार्ट करना है। आप एक बार इलस्ट्रेशन 10 देख लो। इलेक्शन 10
कुछ बच्चों के पास हो सकता है ना हो, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों ने बुक 1 और बुक 2 करी है, और बुक 1 बुक 2 में आपको दूसरी बुक से हो सकता है बहुत डिफरेंस ना नजर आया हो, लेकिन बुक 3, जो बुक 3 है वो एससी शर्मा से अगर आपने नहीं करा तो समझो आपका कुछ अधूरा रह गया। एससी शर्मा बेस्ट बुक है बुक 3 के लिए, इसकी जैसी बुक अभी तक कोई बनी नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि आपको बुक 3 पूरी की पूरी एससी शर्मा से ही करनी है, किसी और बुक से नहीं करनी है। एवरीबडी, दिस इज फॉर एवरीबडी बेटा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की फोटो सबको भेज दे रहा हूं फिलहाल के लिए। भेज दिया। कुछ बच्चे और भी कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? मेरी बुक हमको तो नहीं लगते गंदे। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो इलेक्शन 10 आ गया आपके पास। इलेक्शन 10 ने बोला है लिस्ट द मेजर हेड्स। बेटा मेजर हेड पूछे आपसे, मेजर हेड्स पूछे हैं। कौन सी साइड के पूछे हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के पूछे हैं। तो 4 हेड मैंने बताए थे मेजर। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के चारों हेड का नाम दे देंगे आप, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड डाल देंगे और चारों हेड का नाम दे देंगे। ठीक है ना? तो ऐसे हो जाएगा। फिर इलेक्शन 11 में पूछा है एसएस साइड वाले मेजर हेड, वो भी आप बता देंगे। इस तरीके से आगे चलेंगे बेटा। फिर उनके अंदर के आइटम्स पूछी हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने हेड्स और सब हेड्स को अच्छे से रिवाइज करा, उस लेक्चर के अंदर, रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर आपने हेड्स और सब हेड्स को अच्छे से रिवाइज करा, अच्छे से आपने अगर रिवाइज कर दिया, तो बिलीव मी आपके इलेक्शन 10 से मैं बता दूं आपको कहां तक आपके भागते चले जाएंगे। ये सब आपको करने हैं, ठीक है ना? करते करते थोड़ा बोर तो हो जाओगे, लेकिन आपको ना पढ़ाई बोरिंग और इंटरेस्टिंग वाले फिनोमेना से अलग हटके करनी है। नीड है, इट्स योर नीड। आपने नीड मान के करो, ठीक है ना? इलेक्शन 10 से 31 तक ये हो जाएंगे, और इन सबको कुछ कर लेना, कुछ पढ़ लेना, ऐसा कर लेना, तो आप ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 to 60 मिनट्स में ये सारा काम फिनिश कर लोगे। इस काम में इतना ही टाइम लगने वाला है। एक क्वेश्चन 1 मिनट में आराम से हो जाता है, 2 मिनट लग जाएंगे हद से हद, तो एवरेज करके 50 से 60 मिनट में ये हो जाएगा। ठीक है? मोस्टली क्वेश्चन आपको करके ही देखने हैं इसके अंदर। इसके बाद बारी आती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट की बेटा। ठीक है? बैलेंस शीट के फॉर्मेट में काम करना रह गया, या कोई मेजर प्रॉब्लम है या कोई बात है, तो आप हैंड रेज करके पहले पूछ लो, क्योंकि इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट स्टार्ट कर रहा हूं। बोलो। थैंक यू पलक, थैंक यू सिमर। बोलो पलक। सर मुझे ना ये पूछना था कि हमारा जो कॉलेज एडवांस होता है वो हमारी लायबिलिटी कैसे है? उससे हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है एडवांस में, लायबिलिटी क्यों है? देखो हम हैं कंपनी, और जो शेयर होल्डर है बाबू हैं, ठीक है, मैंने मांगी अलॉटमेंट और उसने मुझे कॉल का पैसा भी दे दिया। कॉल मैंने ड्यू तो करी नहीं, लेकिन मुझे पहले ही मिल गई। तो जो पैसा मुझे एडवांस में मिल जाता है वो मुझे बाद में नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि मुझे एडवांस में मिल गया। इन फ्यूचर मैं उससे डिमांड तो करूंगा, लेकिन वो मुझे देगा नहीं। आने वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा उसने पहले ही एडवांस में दे दिया। जैसे अनअर्न्ड इनकम होती है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कहीं से हमें ऑर्डर मिला और एडवांस में पैसे आ गए, उस तरीके से करके है। हमें कुछ एडवांस में मिलता है जिसके बदले हमने कोई सर्विस अभी प्रोवाइड नहीं करी है, तो वो एडवांस मेरे लिए लायबिलिटी हो गया।
अगर मैंने एडवांस किसी को दिया है तो वो मेरे लिए एसेट होगा, और एडवांस मैंने लिया है तो मेरे लिए लायबिलिटी होगा। ठीक है पलक? ओके सर। ओके, अब फॉर्मेट आएगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका फॉर्मेट भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाकर ही समझाऊंगा बेटा, ठीक है? 1 मिनट वेट करेंगे आप बस। ये आपके सामने बेटा फॉर्मेट आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ये मीनिंग है इसका कि ये क्या बताता है, ये कंपनी की परफॉर्मेंस बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मालूम होता है? परफॉर्मेंस, कि हमें प्रॉफिट है लॉस है, ठीक है? इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्लीट नाम इसका ये हो गया। ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है? अब फॉर्मेट को थोड़ा ऊपर ड्रैग करते हैं। मेन फॉर्मेट तो आपको अब ये सीखना है बेटा, ठीक है? ये जो कॉलम्स के नाम हैं, कॉलम के नाम तो वही के वही हैं जो आपने बैलेंस शीट में सीखे थे बेटा। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और करंट ईयर की फिगर और प्रीवियस ईयर की फिगर। कॉलम के नाम तो वही के वही है, ठीक है? आइटम्स के नाम क्या है, क्योंकि इसमें एसेट लायबिलिटी तो होती नहीं, इसमें एसेट लायबिलिटी तो होती नहीं, है ना? इसमें तो आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं बेटा। तो ऊपर तो दिखाएंगे इनकम्स। इनकम में सबसे पहले जो मेन इनकम आती है वो आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है बेटा? ये आपकी मेन इनकम होती है, जो आप गुड्स बेचते हो उसकी बिक्री। गुड्स या सर्विस आप कुछ भी सेल करते हो तो उसकी जो बिक्री होती है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आती है बेटा, ठीक है? मैं इसकी डिटेल आपको दूंगा अभी अभी के अभी एक फोटो और भेजूंगा जिसमें इन सबकी डिटेल भी होगी बेटा, ठीक है? सबसे पहले आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम आ गया, जिसे मेन इनकम आपकी बोलते हैं। मेन रेवेन्यू सोर्स आपका है सेल्स, जिसका दूसरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक? अदर इनकम्स, सेल के अलावा आपको कुछ भी मिलता है कहीं से, आपको रेंट मिल गया, आपको इंटरेस्ट मिल गया, वगैरह वगैरह, आपको कहीं से कुछ भी इनकम हो रही है, सब की सब इनकम इसमें आ जाएंगे सेल के अलावा, ठीक है? तो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो यहां बन गई आपकी टोटल इनकम, यानी कि टोटल रेवेन्यू आपको कितना जनरेट हुआ। यहां लाइन ड्रॉ करके पूरा बंद कर देंगे, लाइन ड्रॉ करके पूरा बंद कर देंगे ये, ठीक है? ऊपर के 3 कॉलम आपको समझने जरूरी है, लिखना बाद में, पहले समझ लो, लिखना बाद में, पहले समझ लो बेटा, क्योंकि जो मैं डिटेलिंग लिख रहा हूं ये डिटेलिंग में मिटा दूंगा, लेकिन आपको एक शीट और भेजूंगा जिसमें इन सब की डिटेलिंग होगी, बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। आपको देख के रूल कॉपी में इसको एज इट इज कॉपी करना है, हालांकि ये बुक में भी है, स्टिल आई वांट कि आप इसको रूल कॉपी में लिखो, क्योंकि लिखते लिखते आप हर पॉइंट पे ध्यान दोगे और हर पॉइंट आपको समझना जरूरी है इसके अंदर, ठीक? यहां पर तो आगे टोटल इनकम। अब बारी आई है खर्चों को रिकॉर्ड करने की, क्योंकि हमारे कोर्स में वर्टिकल फॉर्मेट है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, पहले इनकम और उसके बाद खर्चे। यहां पे लाइन बंद कर दी हमने। अब हम एक्सपेंसेस लिखते हैं बेटा। एक्सपेंसिव में सबसे पहला नंबर आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहां पर मटेरियल से आपका क्या मतलब है बेटा? मटेरियल से मतलब है आपका रॉ मटेरियल, ठीक है? क्योंकि कंपनियों के अंदर अगर वो प्रोड्यूसिंग कंपनी है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके अंदर जो इन्वेंट्री होती है वो कई तरह की होती है। इन्वेंट्री आपने अगर डिटेल पढ़ा होगा बैलेंस शीट में, तो इन्वेंट्री आपने देखा होगा कई तरह का है। इन्वेंट्री इन्वेंट्री एक तो होता है बेटा रॉ मटेरियल, ठीक? एक होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक? एक होता है फिनिश्ड गुड्स।
अब इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो ये 3 तरह की आपकी इन्वेंट्री होती है। इकोनॉमिक्स में आपने इनका नाम पढ़ा होगा, सुना होगा आपने, नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन एक इन्वेंट्री और होती है, वो होती है परचेज गुड्स, कि जो गुड्स आपने खरीदा बेचने के लिए, परचेज इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं उनके यहां तो ये 3 तरह की होती है। जो ट्रेडिंग कंसर्न होती है, ट्रेडिंग कंपनियां होती हैं, वो उनके यहां परचेज गुड्स होता है, उसे बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ गुड्स परचेज्ड, ठीक है ना। इन्वेंट्री तो सारी की सारी है, ये परचेज गुड्स है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाले गुड्स है। तो हर तरह की इन्वेंट्री का चेंज हम इसमें दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? जो रॉ मटेरियल होता है बेटा, जो रॉ मटेरियल होता है, ये जो रॉ मटेरियल है बेटा, इसको दिखाने का तरीका अलग है। कैसे दिखाते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले दिखाते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल का परचेज माइनस रॉ मटेरियल का क्लोथिंग स्टॉक। रजत कुछ कहना है तो बेटा कॉल कर दो मुझे, अगर किसी को कुछ कहना है बेटा तो कॉल कर देंगे मुझे। ठीक है बेटा। तो मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोथिंग करके निकलता है, कि रॉ मटेरियल आपने कितना आपके पास साल की शुरुआत में था, कितना आपने और परचेज किया, माइनस कितना आपके पास बचा हुआ है। ऐसा करने से पहले वाला खर्चा आपका निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब नंबर 2 खर्चा, नंबर 2 खर्चा, बेटा किसी को कोई कॉन्टैक्ट अगर डाउटफुल लग रहा है तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कर देना बेटा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहां पर क्या आता है? सिर्फ परचेज, आपने अपने बिजनेस के लिए कितना गुड्स परचेज किया, ये सिंपल खर्चा है। ऐसे कैसे मिलेगा ये? इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना आपको। ये आ गया नंबर 3 खर्चा, पहले समझ लो, उसके बाद कॉपी करना, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये पूरा एक ही सेंटेंस है यहां तक। चेंजेस का मतलब क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोथिंग, ओपनिंग माइनस क्लोथिंग
से ही आप देखोगे चेंज कितना है। ठीक है, तो तीनों फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके ही निकल जाएगा बेटा, तीसरा खर्चा। अब आ गया चौथा खर्चा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज को उनकी सर्विसेज के बदले में हम क्या क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, ठीक है ना, जो जो चीजें देते हैं वो इसके अंदर आती हैं बेटा। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस का मतलब क्या है, लोन लेना, बिजनेस के लिए, बिजनेस की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा का अरेंजमेंट करना। तो वो जो हम पैसे का अरेंजमेंट करते हैं मोस्टली हम लोन से ही करते हैं, ठीक है ना, लोन से हो गया, शेयर्स डिबेंचर इशू करके हो गया, ठीक, उनके लिए जो कॉस्ट आती है, जो खर्चा आता है वो सब इसके अंदर आएगा बेटा। फिर पॉइंट नंबर 6, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि डेप्रिसिएशन इसके अंदर आएगा, या कोई चीज राइट ऑफ हो रही है तो इसके अंदर आ जाएगी बेटा, ठीक है। और जो खर्चे इन 6 के 6 हेडिंग में कवर नहीं हुए वो खर्चे इस 7वें पॉइंट में कवर किए जाएंगे, बाकी बचे हुए सारे खर्चे इसमें आएंगे। लेकिन इसकी भी लिमिट है कि हमारे कोर्स में कितने हैं, जो मैं लिस्ट दे रहा हूं उससे आपको वो लिमिट भी मालूम हो जाएगी बेटा, ठीक। 2 मिनट वेट करो, मैं आपको लिस्ट भी भेजता हूं बेटा। अभी वो पिक तो मैं भेज रहा हूं, मतलब भेज दी है, लेकिन अभी ये बात पूरी नहीं हुई अभी मेरी इसकी, ठीक है। अभी मैंने खर्चे लिख लिए बेटा, जब मैं 7 के साथ खर्चे लिख लूंगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 खर्चे लिख दूंगा बेटा, ठीक है। फिर खर्चों का मैं टोटल करूंगा, उसे लिखूंगा टोटल एक्सपेंसेस, और यहां पर ये टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर क्या आया था बेटा, ऊपर क्या आया था, टोटल रेवेन्यू, नीचे क्या आएंगे, टोटल एक्सपेंसेस। ऊपर आया था टोटल रेवेन्यू और नीचे आएंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा, ठीक है। चलो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्योंकि सारा रब कर रहा हूं, जो मैंने ऊपर लिखा है ये बेटा, जितना भी मैंने एनोटेट किया ये सब ये मैं रब कर रहा हूं, उसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तुमने अब ज्वाइन किया क्या? इसके बाद से यस। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या स्टेप रह गया इसका। ये स्टेप रह गया, आपके सामने आ गया बेटा। जब हमने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया तो ये आ गया बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये कैसे आया, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करके आया, ठीक है। फिर हम इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, क्वेश्चन में टैक्स भी गिवन होगा, उसको माइनस कर देंगे। टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लैंग्वेज पे ध्यान दो बेटा बस, ठीक है। इस पूरे फॉर्मेट में किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं बेटा।
इस पूरे फॉर्मेट में किसी को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगली पिक की जिसमें डिटेल है पीएल की। थोड़ी सी ब्लर है लेकिन फोटो फिर भी दिख रही है। ठीक है, जितने भी आइटम्स हैं उन सब की डिटेलिंग मैं दे रहा हूं बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलरेडी बता चुका हूं, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस या अदर ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप। कुछ बिजनेस के अंदर स्क्रैप को बेचना भी उनका मेन बिजनेस होता है, इसलिए जो मेन बिजनेस से कमाई गई इनकम है वो सब की सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएंगी। एज इट इज आपको एक एक आइटम जो आपके सिलेबस में है, एक एक आइटम का पता होना जरूरी है। अगर वो आपसे पूछ लें कि सेल ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, सेल ऑफ सर्विस क्या होती है, और सेल ऑफ मतलब मीनिंग नहीं पूछेंगे वो आपसे इन तीनों में से कुछ भी पूछ लेंगे कि ये कौन से हेड में जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर जाएगा। ये इसका मीनिंग दे रखा है और ये इसकी आइटम्स दे रखी है बेटा। अदर इनकम्स, अदर इनकम में अदर इनकम्स आएंगी, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा जो और बची हुई इनकम है वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल दे रखे हैं, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब इसके अंदर आएंगी बेटा। ठीक है, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। बोलो सिमर। सर ये पॉइंट है नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और फोर्थ वाला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग अलग हेड में रखा गया, सब हेड में रखा गया, ये मेन डिफरेंस है। वैसे जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट या लॉस हमें देती हैं, ठीक, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट होती हैं वो बिजनेस में यूज की जाती हैं, मतलब बिजनेस के प्रोडक्शन प्रोसेस में वो यूज की जाती हैं। दे आर यूज्ड और दे आर नॉट यूज्ड, वो प्रैक्टिकली खुद यूज नहीं की जाती, ये यूज की जाती हैं, ये डिफरेंस है। सर एक इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देना। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज, किसी और कंपनी में कहीं भी पैसा लगाना, ये इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू ड्यू टू फ्लक्चुएशंस। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अब इसके बाद बारी आती है ये एक्सपेंसेस की। देख लो बेटा, पढ़ लो एक्सपेंसेस, जो बताया था वही के वही है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर भी आपको कुछ लगे तो मेरे से दोबारा पूछो।
हाँ। ना मेरा मन तो नहीं, कौन जाएगा फिर, डर लगेंगे घर जाते हुए यार। चलो अभी नीचे आ तब देखते हैं, 15 मिनट तो रुक जा, तो 10 मिनट तो रुक जा। पढ़ लो बेटा, हेड्स सब हेड्स इनके आइटम मीनिंग जो भी है पढ़ लो, किसी में दिक्कत है मेरे से पूछ लो। मैं फाइनेंस कोर्स के लिए ऊपर कर रहा हूं अभी 1 मिनट के अंदर। कंज्यूम तो आपने पढ़ लिया होगा, ये तो वही है। ये भी पढ़ लिया आपने, हाँ ये पढ़ लो। एक प्रॉब्लम आई मेरे पास, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक ही बात है क्या? नहीं बेटा, जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं उन पर तो उनको तो बोलते हैं डेप्रिसिएशन, उनके डेप्रिसिएशन को, उनकी वैल्यू में अगर डाउनफॉल आता है तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनके डाउनफॉल को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। बात एक ही है लेकिन एसेट के नेचर पर डिफरेंस है। एसेट का नेचर किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर टेंजिबल एसेट यानी कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ऐसी एसेट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी एसेट की वैल्यू अगर डाउन होती है तो उसका होता है डेप्रिसिएशन, उसको बोलते हैं। और इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, इनकी वैल्यू में अगर डाउनफॉल आता है तो उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट क्या होता है कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि अगर तू छुट्टी नहीं लेगा, ठीक है, तेरे को 10 छुट्टी अलाउ है साल में, अगर तू छुट्टी नहीं लेगा तो तेरे को छुट्टी के हम पैसे दे देंगे। ये जो लीव एनकैशमेंट लिखा हुआ है इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं, लीव एनकैशमेंट। मुझे एक्चुअली मैंने दोबारा रीज्वाइन इसलिए किया है कि 2 मिनट का काम रह गया है, उसके चक्कर में क्लास बीच में बंद हो गई तो मिशन अधूरा रह जाएगा। ये 2 मिनट की बात है, पूरी सुन लो मेरी। ये अदर एक्सपेंसेस बन गए, और अदर एक्सपेंसेस के अंदर फिलहाल आपको ये पढ़ने की नीड नहीं है कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा ऑपरेटिंग है और कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो लेकिन नीड नहीं है, ठीक है। ये अदर एक्सपेंसेस है, और कौन कौन से एक्सपेंसेस इसके अंदर आ सकते हैं जो अदर एक्सपेंस वाले हेड में आएंगे, ठीक है। ट्रिक्स आपके पास आ चुकी हैं, इनको भी बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। पीएल के इलस्ट्रेशन में आपको होमवर्क में नहीं दे रहा हूं जान के, क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट का होमवर्क पहले से है। पीएल में तो आपको क्या करना है, हेड्स और सब हेड्स को अच्छे से स्टडी करके आना है, रूल कॉपी में नोट करना है और दोबारा से आपको स्टडी करना है इसको, ठीक है। फिर मैं जब इसके इलस्ट्रेशन दूंगा तो ऐसा ना हो कि बार बार आपको देखना पड़ रहा है, इतने अच्छे से पढ़ लो कि बार बार देखना ना पड़े पीछे आपको फॉर्मेट, ठीक है। चलो बाय बेटा।